जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का KPR एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा ज्योमेट्री, ज्यामिति। अब ज्यामिति नाम लेते ही या ज्योमेट्री नाम लेते ही कुछ भाई सोच रहे होंगे कि सर इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हम ज्योमेट्री की शुरुआत जीरो से करेंगे। ठीक, आपका कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। सारी थ्योरम को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और हर एक क्यों के साथ पढ़ेंगे। मतलब सारी थ्योरम को हम यहाँ सिद्ध भी करेंगे कि थ्योरम कैसे बनी है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब जीरो से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को 5th 6th क्लास की चीज़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ। आ रही बातें समझ में। अब कहानी है कि सर ज्योमेट्री हमारे पास में किस किस एग्ज़ाम में अहम रोल कर निभाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई ज्योमेट्री का जो पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है जी CDS में। CDS में हमारे पास में सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योमेट्री के। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के CDS में। 15 से 18 तक तो डायरेक्ट वे में होते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में होते हैं। बातें समझ पा रहे हो। इसके बाद में जी SSC की बात कर लेते हैं। SSC मेंस यदि बात करें हम, SSC मेंस में यदि बात करें तो ज्योमेट्री के SSC मेंस में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जी 10 से 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं। इसमें भी 10 से 12 तक जो क्वेश्चन होते हैं ना, 10 से 12 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट वे में होते हैं, पर 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में होते हैं। अब अदर एग्जाम की यदि बात करें हम कि जी MP कांस्टेबल हो गया, UP कांस्टेबल हो गया या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, यहाँ पर ज्योमेट्री का क्या रोल काल है। तो भाई यहाँ ज्योमेट्री हमारे पास में नहीं के बराबर पूछा जाता है, पर यहाँ पूछा जाता है मेंसुरेशन। यहाँ कहानी होती है जी मेंसुरेशन की। पर यदि आपको मेंसुरेशन यदि पढ़ना है तो उसके लिए कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें ज्योमेट्री से ही आई है, या मेंसुरेशन जो चैप्टर बना है वो ज्योमेट्री से ही बना है। आप इन बातों को माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक की कहानी। अब बात ये है कि जी हमारे पास में बैंक में ज्योमेट्री, तो भाई बैंक में हमारे पास में ज्योमेट्री नहीं आती है। आती भी है तो बहुत कम मात्रा में आती है, मतलब ना के बराबर बैंक में ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए उसका सिलेबस लेकर के ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए कि यार उसके सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ ज्योमेट्री की यदि बात करें तो हमारे पास में अहम रोल काल होता है CDS और SSC में अहम रोल काल होता है ज्योमेट्री का। ठीक, और अदर एग्जाम में मेंसुरेशन आता है, पर मेंसुरेशन को समझने से पहले आपको ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते ज्योमेट्री आज जीरो से। जीरो लेवल से भाई कुछ भाई लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, कुछ भाइयों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है। तो जिन भाइयों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है वो प्रैक्टिस यदि करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनके सामने आ जाते हैं कि वहाँ पर नई नई थ्योरम लगती है। तो बोलते हैं सर ज्योमेट्री हमारे पास में ऐसा है, टॉपिक कितना बड़ा है। तो भाई हमारे पास में ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में एक, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो कहानी ये है मेरे भाई कि हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस YouTube चैनल पे जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो हर एक क्यों के साथ पढ़ेंगे। जैसे जो भी भाई मेरे से ऑनलाइन क्लास में पढ़ा हुआ है, जो भाई बहन मेरे से पढ़े हुए ऑफलाइन क्लासेस में जो भाई बहन मेरे से पढ़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ हर एक क्यों के साथ पढ़ाता हूँ, मतलब पूरे डिटेल तरीके से। ठीक, तो आपको जब डिटेल तरीके से पढ़ोगे तो फार्मूले याद रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। आ रही बातें समझ में। मतलब हर एक थ्योरम को हम यहाँ सिद्ध करके देखेंगे, या मैं हर एक क्यों के साथ उन थ्योरम को आपको समझाऊंगा कि भाई क्यों होता है, कैसे होता है।
तो हम बिना समय गवाए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, तो बस लगन से पढ़िएगा आप, ठीक। और मैं बढ़िया जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ। जीरो लेवल से कहने का मतलब ये मेरे भाई कि मतलब मैं अभी फ़िलहाल जो चीज़ें ला रहा हूँ आपके सामने, जो चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ वो 5th 6th क्लास की चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें हम टॉपिक उठाते हैं मेरे भाई लाइन एंड एंगल। ज्योमेट्री में हम यहां से शुरुआत करते हैं लाइन एंड एंगल से। रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण से अब पहली कहानी है जी हमारे पास, हम पढ़ते हैं रेखा के बारे में, लाइन के बारे में। तो जब हमें यदि लाइन के बारे में पढ़ना है तो लाइन को पढ़ने से पहले सबसे इस पॉइंट को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी ये क्या है, तो ये हमारे पास होता है पॉइंट, इसे कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं मेरे भाई, बिंदु। इसे बोलते हैं हम पॉइंट, बिंदु। अब बिंदु एक ऐसी फिगर होती है, कुछ पॉइंटों को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। बिंदु एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई ऊंचाई होती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो नॉन डायमेंशनल फिगर है, इसकी कोई भी मायने नहीं है, ना तो इसकी लेंथ है, ना ही ब्रेथ है और ना ही इसकी हाइट है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में आपको कई बुकों में ये भी मिलेगा कि जो पॉइंट होता है एक गोलाकार आकृति होती है। मतलब हमारे पास में जो पॉइंट जो फिगर होता है ना वो व्रतनुमा होता है, व्रत कह सकते हो, गोलाकार कह सकते हो, ठीक है। व्रतनुमा आकृति का कह दो आप, पॉइंट हमारे पास में व्रतनुमा आकृति का होता है। तो जो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 0 होती है। व्रतनुमा आकृति का होता है मतलब गोल होता है, व्रत भी गोल होता है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है मेरे भाई 0 होती है। और जब किसी फिगर की त्रिज्या या रेडियस 0 हो तो उसका एरिया भी क्या होगा, उसका एरिया भी क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। मतलब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ऐसे पेन चलाते हो कई बार तो ऐसा पॉइंट इस प्रकार से पॉइंट आ गया, तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती और ना इसकी कोई हाइट होती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि पॉइंट या बिंदु हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसकी कोई भी विमाएं या कोई भी भुजाएं नहीं होती। अगला पॉइंट है हमारे सामने जी लाइन। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, लाइन। अब रेखा की बात करें तो रेखा हमारे पास में एक ऐसी फिगर होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है, जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। इसे बोलते जी हम लाइन। ये अनंत बिंदुओं से मिलकर जो फिगर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम, लाइन कहते हैं। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब एंड पॉइंट का मतलब नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यदि इस लाइन की मैं बात करूं तो ये इधर भी बढ़ते ही जाएगी और इधर भी बढ़ते ही जाएगी। मतलब कहीं रुकने का इसका नाम नहीं है, इसे कहीं ठहराया नहीं जा सकता। दोनों साइड ये अनंत तक बढ़ते ही जाएगी। इन सारी बातों को आप नोट करते चलिएगा। दोनों साइड ये बढ़ते ही जाएगी और दोनों साइड जब बढ़ते ही जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट है लाइन का।
इतनी बातें समझ पाए। अब आगे की कहानी है कि लाइन की ना तो मोटाई होगी और ना ही हमारे पास में इसकी चौड़ाई होगी, केवल लाइन की होती है जी लंबाई। जो रेखा है उसकी क्या होगी जी, लंबाई होगी। और जो लंबाई होगी वो क्या निश्चित होगी क्या, नहीं, लाइन की जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो लाइन होती है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस रेखा की लंबाई बताइए। एक्चुअल में आपसे वो रेखा की लंबाई नहीं पूछना चाह रहा है, वो छिपे रूप से आपसे लाइन सेगमेंट की लंबाई पूछना चाहता है। तो आप कहोगे सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो तीसरा पॉइंट हमारा है जी लाइन सेगमेंट। तीसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट, इसे कहते हैं रेखाखंड। क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आपको रेखा लिखा रहेगा, पर वो कहना आपसे चाह रहा है कि आप रेखाखंड की लंबाई बताइए। तो अब रेखाखंड क्या होता है इस बात को समझिए। रेखाखंड का मतलब ये है मेरे भाई कि इस प्रकार से कोई लाइन हमारे पास में खींची हुई है, इस टाइप से कोई लाइन खींची हुई है। अब ये दोनों साइड तो अनंत तक ही जाएगी, तो एक पॉइंट मैं यहां पर दे देता हूं और एक पॉइंट यहां पर दे देता हूं। तो ये पॉइंट हो गया मेरे भाई ए और ये पॉइंट हो गया जी बी। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, मतलब मैंने दो पॉइंट दोनों साइड में इस लाइन पे दे दिया। तो आप यहां से कह सकते हो कि भाई ए से बी तक की दूरी क्या होगी, तो आप ये कहोगे कि ए से बी तक की जो दूरी होगी वो निश्चित दूरी होगी। मतलब रेखाखंड एक ऐसी फिगर होती है, लाइन सेगमेंट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ निश्चित होती है, मतलब इसकी लंबाई क्या है मेरे भाई, निश्चित है। आई बात समझ में। तो यही बात कहना चाह रहा हूं कि आपसे रेखा बोला है क्वेश्चन में, पर छिपे रूप से आपसे लाइन सेगमेंट की लंबाई पूछना चाहता है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब ए से लेकर के बी तक की यदि दूरी हो तो ये क्या होगी, निश्चित होगी। तो लाइन सेगमेंट मतलब ये होगा किसी लाइन पर हम दोनों साइड में यदि दो पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, निश्चित दूरी होगी, वही हमारे पास में लाइन सेगमेंट होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारे पास में रे, किरण की बात कर रहे हैं। रे मतलब जी किरण। किरण का मतलब किरण से डायरेक्टली आप यदि किरण की बात करें तो जो सूर्य की किरण है वही हमारे पास किरण है, इस बात को आप मान के चलिएगा। किरण मतलब कि इसका एक सोर्स बिंदु होता है, एक सोर्स पॉइंट होता है इसका। यहां से जो चलना स्टार्ट करेगी तो मतलब इसका एक एंड पॉइंट तो है, शुरुआती पॉइंट तो है। चलना कहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, पर आगे जा कहां रही है हमें ये नहीं पता। मतलब किरण का एक एंड पॉइंट होता है पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? किरण में केवल एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। अब इसमें यदि बात करें तो इसकी लंबाई होती है, पर इसकी लंबाई भी क्या है, अनिश्चित है। लंबाई तो होती इसमें भी, पर इसकी लंबाई क्या है, अनिश्चित। भाई यहां से किरण ने चलना स्टार्ट किया तो हमें क्या पता कहां तक जा रही, वो जाएगी अनंत तक। तो इसकी लेंथ निश्चित है क्या, नहीं, इसकी लंबाई भी क्या है जी, अनिश्चित है। जैसे समझिए कि यार सूर्य से हमारे पास में किरण निकल रही है, तो उसका सोर्स पॉइंट तो सूर्य है, सोर्स जो पॉइंट है सूर्य है, पर वो जो आ रही है किरण तो उसका एंड पॉइंट है क्या हमारे पास, नहीं। वो कहां तक जा रही है उसकी कोई हमें जानकारी नहीं है। मतलब वो कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो रे होती है हमारे पास, जो किरण होती है, उसका एक एंड पॉइंट होता है पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब उसका एक सोर्स बिंदु होता है। यदि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि किरण की लंबाई क्या है, निश्चित है अनिश्चित है, तो इसकी लंबाई होगी अनिश्चित।
ठीक, जब अनंत तक जा रही है तो लंबाई क्या होगी जी, अनिश्चित होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं। संरेख बिंदु, सॉरी कहा भाई, संरेख बिंदु, अरे कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। यदि इस प्रकार से हमारे पास में कोई लाइन हो, ठीक, और इस लाइन पर हम कितने बिंदु ले रहे हैं, एक, ये 2 और एक ये 3। किसी लाइन पर हमने 3 बिंदु लिए, तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, संरेख बिंदु वो होता है मेरे भाई, यदि किसी लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। अब आप कहोगे सर यदि 2 पॉइंट हुए तो वो हो जाएगा असंरेख बिंदु। यदि 2 पॉइंट है तो वो क्या होगा, असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि सर ये तीसरा पॉइंट यदि लाइन से ऊपर ले ले तो, नहीं, तीनों ही पॉइंट लाइन पर हो गया, 3 से जो अधिक पॉइंट होंगे वो एक सीधी लाइन पर ही होंगे, तभी हम उसे कहेंगे संरेख बिंदु। अगला पॉइंट समझिए, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन समपाती रेखा है। समपाती रेखा, कॉन्करेंट लाइन इस प्रकार से जब 3 या 3 से अधिक लाइन, ध्यान से सुनिएगा, जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन या समपाती रेखा कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए, नहीं तो 3 से अधिक होना चाहिए, उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। जिनका पथ एक ही हो, पथ बिंदु क्या है, एक ही हो, मतलब एक ही जगह से तीनों ने गुजरना चाहिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइन जानते होंगे आप सभी, समानांतर रेखा, सॉरी, अरे हाँ या ना, हाँ जी। पैरेलल यदि लाइन की बात करें तो इस प्रकार से 2 लाइन होती है, ठीक। पैरेलल लाइन मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलरी जो डिस्टेंस होती है, ये इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि 2 लाइनों के बीच की दूरी समान हो, मतलब जो डिस्टेंस है 2 लाइनों के बीच की दूरी कैसी होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। 2 लंबवत होना चाहिए, कैसे होना चाहिए मेरे भाई, लंबवत। 2 लाइनों के बीच की दूरी यदि निश्चित हो तो उन्हें हम समानांतर लाइन कहते हैं। तो ये जो दूरी होती है अनंत तक समान रहती है। कहाँ तक रहती है जी, अनंत तक ये दूरी समान रहती है, पर अनंत पे जाकर दोनों मिल जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। जो पैरेलल लाइन होती है, जो समानांतर लाइन होती है, वो कहाँ पर मिलती है, तो वो अनंत पर जाकर मिलती है। इस बात को भी याद रखिएगा। जो समानांतर लाइन होती है वो अनंत पर जाकर मिल जाती है। आप सोच रहे होगे सर कैसे,
तो ध्यान से समझिएगा इन बातों को, सुनिएगा मेरी बातों को। यार आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो आसमान है और जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की दूरी तो निश्चित है, हाँ या ना? तो ये मिले कहाँ हैं दोनों? ये दोनों मिले हैं अनंत पर। कहाँ मिले हैं भाई? अनंत पर। क्योंकि आसमान भी अपनी जो हाइट से है वो सीधा चला हुआ है और पृथ्वी भी एकदम सीधी गई है, तो डिस्टेंस तो बराबर रहेगा ना, जो लंबवत दूरी वो तो बराबर है ना। पर आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे, दूरी तो बराबर है पर आपकी जो नज़रें जहाँ तक जाती है, तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही वहाँ तक तो दूरी आपको सेम दिखेगी, पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि आसमान जहाँ एंड पॉइंट है, मतलब आपकी नज़र जहाँ पहुँच नहीं पा रही है, तो आपको वहाँ पर ये दिखाई देता है कि आसमान पृथ्वी से मिल गया है। आप देखिएगा वहाँ पर ये दिखाई देता है कि आसमान क्या है? पृथ्वी से मिल गया है। बादल आपको पृथ्वी से मिले हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ पर मिलती है? अनंत पर मिलती है। आई मेरी बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं। समानांतर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये तो बात की जी हमने लाइन एंड एंगल में। लाइन की, अब बात करते हैं हम एंगल की। लाइन की हमने बात कर लिए, अब बात करते जी एंगल की। तो आप एंगल के बारे में समझिएगा कि यार एक रे इस प्रकार से हमने डाल दी और इसी कॉमन से, मतलब इसी वर्टेक्स से, शीर्ष तो रहेगा, या इसी पॉइंट से हमने एक रे और इस प्रकार से डाल दी। ठीक, दोनों रे का एक ही सोर्स पॉइंट है। दोनों रे का सोर्स पॉइंट क्या है जी? एक ही है। तो इसी सोर्स पॉइंट से हमने एक और रे इस प्रकार खींच दी। तो पहले तो आप इस बात को याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम इनिशियल लाइन। सॉरी इनिशियल लाइन। ठीक, और इसे कहते हैं मेरे भाई टर्मिनल लाइन। देखो यार ध्यान से आप चीज़ों को समझते चलिए। इसे कहते हैं जी टर्मिनल लाइन। और ये जो दोनों का जो सोर्स पॉइंट होता है ना, ये जो दोनों का जो सोर्स पॉइंट है ना हमारे पास, इसे कहते हैं हम कॉमन वर्टेक्स। इसे कहते हैं जी कॉमन वर्टेक्स। मतलब इनिशियल लाइन, प्रारंभ रेखा, इसे कहते हैं अंतिम रेखा, और इसे कहते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये अंतिम रेखा है और ये प्रारंभ रेखा। इन बातों को आप याद रखिएगा। तो यही हम एंगल का निर्माण कर रहे हैं। दोनों का सोर्स पॉइंट एक ही है। ये मान लीजिए एक ए है और इस रे को मान लीजिए आप बी है। ध्यान से सुनिएगा, जब एक रे दूसरी रे पर झुकाव करे ना, जब एक रे दूसरी रे पर झुकाव बनाए ना, तो इसी झुकाव को हम एंगल कहते हैं। इसी झुकाव को क्या कहते हैं मेरे भाई? एंगल कहते हैं। इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। सॉरी यार, डबल ए हो गया भाई। इसी झुकाव को हम एंगल कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं,
जब एक रे दूसरी रे पर झुकाव करे ना, जब एक रे दूसरी रे पर झुकाव करे ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब दोनों, एक रे जब दूसरी रे पर झुकाव कर रही है तो उस झुकाव को ही हम एंगल कहते हैं। क्लियर है? तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जब एक रे दूसरी रे पर झुकाव बनाती है तो वो बने हुए झुकाव को हम कोण कहते हैं। इसे थीटा से आप दर्शा सकते हो, अल्फा से, एक्स वाई जेड, किसी से भी आप इसे एंगल को दर्शा सकते हो। इतनी बातें समझ पाए और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। क्या कौन कौन से एंगल हमारे पास में होते हैं, तो उनकी भी हम जानकारी लेते हैं। पहला तो होता है, आपने सुना होगा, न्यून कोण। एक्यूट एंगल, पहला तो आपने सुना होगा जी न्यून कोण, एक्यूट एंगल। कहीं ना कहीं न्यून कोण इस प्रकार से होगा, आप जानते होंगे तो ठीक, 90 डिग्री से छोटा। मान लीजिए एक्स एंगल है तो न्यून कोण हमारे पास में 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब 0 डिग्री से बड़ा एंगल एक्स है और 90 डिग्री से क्या होगा मेरे भाई, छोटा एंगल। उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 90 से छोटा एंगल जो होगा, 90 से छोटा एंगल और 0 डिग्री से बड़ा क्या होगा, न्यून कोण होगा। अगला एंगल देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं भाई, एक्यूट एंगल। ट्रायंगल पे भी आएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं भाई इसे, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, जैसा आप जानते होंगे। मान लीजिए एंगल हमारे पास x है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब 90 से बड़ा, अच्छा 90 वाला भी देख लेंगे भाई, है ना। 90 से क्या होना चाहिए जी, बड़ा। कौन सा एंगल है, x, और 180 डिग्री से छोटा। जो एंगल होगा हमारे पास में वो ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल ही आ रहा है भाई, सॉरी यार, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब अधिक कोण होगा। ट्रायंगल ही आ रहा है माइंड में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल, इतनी बात समझ पाए। और आते हैं हम राइट एंगल, जैसे आप जानते होंगे अधिक कोण। तीसरा ले लेते हैं राइट एंगल। अधिक कोण नहीं, सॉरी यार, समकोण। अधिक कोण तो हो गया, ये है जी समकोण। जो जिसमें मतलब जो 90 डिग्री का एंगल हो ना, जो 90 डिग्री का एंगल हो ना, वही हमारे पास में समकोण होगा। मतलब फिक्स रहता है 90 डिग्री। मान लीजिए एक्स है, जो भी है, तो जो एक्स है वो 90 डिग्री हमारे पास में क्या है मेरे भाई, समकोण है। यहीं से 2008 में सीडीएस में क्वेश्चन बना था यार।
यहीं से 2008 में CDS में एक क्वेश्चन बना था कि बताओ इस लाइन को क्या कहते हैं। भाई दो किरण के हिसाब से ही बनता है एंगल तो, है ना। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को कहते हैं मेरे भाई रेफरेंस लाइन। इसे कहते हैं हम रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा, सॉरी इसे कहते हैं हम रेफरेंस लाइन। 2008 में CDS ने यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका नाम है रेफरेंस। और इस लाइन को तो आप जानते ही होंगे, परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर लाइन, मतलब लंबवत रेखा। इतनी बातें समझ में आई आप सभी के। इसे कहते हैं हम रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। क्लियर इतनी कहानी। और आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ जी, तो ये था राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। चौथा नंबर पॉइंट देखते जी हम, स्ट्रेट एंगल। जिसे कहते हैं हम सीधा कोण। या रिजु कोण भी कहते हैं इसे। स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं मेरे भाई सीधा कोण या रिजु कोण भी कहते हैं। सीधा कोण मतलब एक सीधी लाइन पर होता है। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट ले लो तो उस पॉइंट पर जो बना हुआ एंगल होता है ना, वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है मित्र? 180 डिग्री का। तो इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण या रिजु कोण। इतनी बात तो याद रहेगी ना आपको? हाँ जी। और आगे बढ़ते हैं। और अगला एंगल होगा हमारा पांचवा नंबर पॉइंट, रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण। या वृहत कोण भी कहते हैं, इसे ही वृहत कोण भी कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण। दिखाई दे रहा ना भाई? हाँ जी। रिफ्लेक्सिव एंगल, ध्यान समझना। मैंने आपसे पूछा कि यार ये एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, ट्रायंगल ही आ रहा है भाई, मिस्टेक हो रहा है। चलो, ये कौन सा एंगल है मेरे भाई? एक्यूट एंगल है। ये जो एंगल है कौन सा है? एक्यूट एंगल। मैंने आपसे एक बात पूछा कि ये एंगल कौन सा है, तो आपने कहा जी राइट एंगल है। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। और आगे इसी प्रकार से मैंने आपसे पूछ लिया कि ये कौन सा ट्रायंगल है। सॉरी, ट्रायंगल नहीं यार, एंगल। ये कौन सा एंगल है, तो आपने कहा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। तो इसके जो बाहर की ओर बना एंगल है ना, इसके जो बाहर की ओर बना एंगल है ना, और इसके जो बाहर की ओर बना एंगल है ना, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, जो प्रतिवर्ती कोण होगा, वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। यहां लिख देता हूं भाई, 180 डिग्री से बड़ा होगा रिफ्लेक्सिव एंगल,
मान लीजिए एंगल x है सभी जगह जो बन रहा है ना, वैल्यू तो अलग अलग होगी। तो जो x जो एंगल होगा हमारे पास में वो 360 से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर हमारे पास 180 डिग्री में भी तो रिफ्लेक्सिव एंगल बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन में जब यहाँ 180 डिग्री बन रहा है तो इसके पीछे भी तो 180 डिग्री बन रहा है, तो इसको भी तो प्रतिवर्ती बोलना चाहिए। तो भाई मैं 180 डिग्री ऊपर से लूँ चाहे यहाँ नीचे से लूँ तो बना तो 180 डिग्री है, और मैंने इसका पहले ही नामांकन कर दिया स्ट्रेट एंगल। तो जो सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसका नामांकन पहले ही हो चुका है, तो उससे हम 180 डिग्री को प्रतिवर्ती कोण नहीं कहेंगे। जो 180 डिग्री से जो बड़ा एंगल होगा ना और 360 से जो छोटा होगा ना उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्लियर यहां तक की कहानी? और आगे बढ़ते हैं। सॉरी कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। इस टाइप से एक रो खींच दिया मैंने और इसी के ऊपर भी दूसरी रो भी इसी साइड खींच दिया, तो अब ये दोनों रो एक ही जगह हो गई क्या? तो यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा वो होगा 360 डिग्री का। कितने का होगा मेरे भाई? 360 डिग्री का। तो इसे ही हम कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण कहेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। और आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम यदि हमारे पास में किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, एंगल x प्लस एंगल y, यदि इन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, क्योंकि ये तो समकोण है ना, तो समकोण के बराबर हो, तो उसे उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। अब दोनों एंगल एक तो अलग अलग हो सकते हैं या दोनों एंगल एक ही जगह एक ही स्थान पर, यहाँ एक x बन जाएगा तो यहाँ एक y बन जाएगा। ठीक, आई बातें समझ में? तो दोनों एंगल मतलब दो एंगल का सम यदि हमारे पास में 90 हो तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई? कंप्लीमेंट्री एंगल। इतनी बात समझ पाए? और आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सर हमारे पास में यदि तीन एंगल होते, एक 20 डिग्री का होता, एक 30 डिग्री का होता और एक 40 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 हो रहा है, तो क्या तीन एंगल भी हमारे पास में पूरक कोण होंगे? नहीं, केवल दो एंगल का सम होना चाहिए, वही हमारे पास में पूरक कोण होंगे। तीन एंगल का सम होगा वो पूरक कोण नहीं होगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल पे। इसे बोलते हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण मतलब ये हो जाएगा कि किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो।
ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो यदि x प्लस वाई हमारे पास कितना हो रहा है 180 डिग्री, तो ये क्या है जी समपूरक कोण। एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक एंगल यहाँ पर x डिग्री दे रखा है और एक एंगल इस प्रकार से y डिग्री दे रखा है, और इन दोनों का सम यदि x एंगल प्लस y एंगल बराबर हो रहा है 180 डिग्री, तो ये भी क्या होंगे समपूरक कोण होंगे। अब एक डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर 3 एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो क्या वो भी समपूरक कोण होंगे? नहीं, केवल 2 एंगल का ही सम हमारे पास में क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, समपूरक कोण होगा। इतनी बात समझ पाए और आगे बढ़ते हैं।